और आपको बता दें कि कल हमारी लाइव क्लास है जूम मीटिंग ऐप पर। उसकी लिंक अगर चाहिए आपको तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, उसमें मैं पोस्ट कर दूंगा कल लिंक उसकी, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। कल लाइव क्लास रिवीजन क्लास होगी हमारे मोशन चैप्टर की। मोशन चैप्टर की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन क्लास होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन प्रयास 9। मेरा नाम श्रेयस सचान है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब देखिए, इसको पढ़ाने से पहले जान लीजिए इसमें पढ़ने क्या है, कितने लॉस पढ़ने हैं हम लोग को। देखिए, टोटल हम लोग को बात करनी है 3 लॉस पर। देखिए, पहला लॉ केप्लर्स का ये बोलता है कि जो प्लैनेट हैं, देखिए जो पहला लॉ आया था केप्लर्स का, उसने पूरे ब्रह्मांड की सोच बदल दी थी। क्या सोच बदल दी थी? लोगों का मानना था कि जो अर्थ है, जो प्लैनेट्स हैं, वो सारे सर्कल में रिवॉल्व करते हैं, किसके? सन के। लेकिन ऐसा नहीं था। जब केप्लर्स के लॉ आए प्लैनेटरी मोशन के, तो उन्होंने बताया जो प्लैनेट्स होते हैं वो सर्कल सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, लेकिन सर्कल में नहीं, वो एलिप्स फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं। ऐसे ना रिवॉल्व कर सर्कल में, वो ऐसे रिवॉल्व करते हैं। सर्कल नहीं होता है। देखिए, सर्कल में आपका ऐसे बनता है, ऐसे, लेकिन वो जब चपटा हो जाता है, इसेंट्रिसिटी कहते हैं उसको, चपटे को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ये आप 11th में जानेंगे जाके पॉइंट, अभी बताऊंगा उसके बारे में भी थोड़ा। इसेंट्रिसिटी कहते हैं। देखिए, सर्कल में रेडियस एक होती है, जैसे कि सर्कल में रेडियस होती है, लेकिन जो इलिप्स होता है उसमें 2 फोकी होते हैं। केप्लर ने हमने पहले लॉ में ये भी बताया कि जो सन है वो एक कोई फोकी पे होगा, फोकी मतलब फोकस। इलिप्स के 2 फोकस होते हैं। ये आप मैथ में पढ़ेंगे। ये इलिप्स एक शेप है जो मैथ में आप पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासों में। अब सेकेंड लॉ में केप्लर ने ये बताया कि देखो, थोड़ी कहानी बताई, उसके बाद लॉ को डिफाइन करा। कहानी ये थी कि जो प्लैनेट होते हैं जब सन के पास होते हैं तब तेज चलते हैं, कांस्टेंट स्पीड में नहीं चलते प्लैनेट जब सन के पास होते हैं तब प्लैनेट तेज चलते हैं, जब सन के दूर होते हैं तब प्लैनेट धीमे चलते हैं। ये बताया। अब थर्ड लॉ में केप्लर ने ये बताया कि क्यूब ऑफ डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस? सन से लेकर वहां तक की, क्यूब ऑफ किसके तक की? सन से लेकर प्लैनेट तक की डिस्टेंस। क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल पीरियड। ये ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है? जैसे कितना टाइम लगा, मान लो कोई भी प्लैनेट है, मार्स है, जैसे मार्स है कोई प्लैनेट, यहाँ पर सन है, उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, उसी को कहते हैं ऑर्बिटल पीरियड। यही लॉ बताया था किसने? केप्लर ने थर्ड लॉ में ये बताया था कि जो सन है और ये जो हमारी कोई भी प्लैनेट है, वो क्यूब ऑफ अ डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड को हम लोग डिफाइन करते हैं टी से। वो टाइम होता है कितनी देर में एक चक्कर पूरा कर रहा है। अब देखो, केप्लर एक चीज में फेल हो गए थे कि ये जो इलिप्स में चलते रहते हैं प्लैनेट, केप्लर ये नहीं बता पाए थे क्यों चलते रहते हैं। जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात करी थी, फर्स्ट लेक्चर में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, वो किसने कहा था? न्यूटन का 4th लॉ था वो, न्यूटन का 4th लॉ। इसके केप्लर के 3rd लॉ की वजह से थोड़ी हेल्प लेकर न्यूटन ने उस लॉ को डिराइव करा था, उस लॉ को बनाया था। अब समझो केप्लर के सारे लॉ। देखो, केप्लर का पहला लॉ, केप्लर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब समझना, केप्लर फर्स्ट लॉ में ये बोलते हैं कि ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन, कैसे? इलिप्टिकल पाथ में।
ये नोट करते चलिएगा अपनी नोटबुक में। ये डिफिनीशन बुक में आप समझेंगे, बुक में नहीं समझ में आती, इसलिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिफिनीशन दे रहा हूं। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज इन वन फोकी। वन फोकी मतलब किसी एक फोकस पे होगा। अब समझो ये इलिप्टिकल पाथ क्या है, अब समझो ये इलिप्टिकल पाथ क्या है। अब ये इलिप्टिकल पाथ को समझाता हूं, सुनना। एक इलिप्टिकल पाथ बनाते हैं, ये हो गया हमारा इलिप्टिकल पाथ। देखो ये होता सर्कल की ही तरीके है, लेकिन इसकी ये जो चपटा हो जाता है, ये ऐसे बड़ा नहीं होता, ये चपटा हो जाता है बस, और कुछ अंतर नहीं है। अब देखना चीजें समझो, ये इसका सेंटर हो गया, इसके दो फोकी होते हैं, एक फोकी ये होता है, एक फोकी इसका ये होता है। किसी एक फोकी पर सन होता है, सन इज इन वन फोकी। फोकी को ब्रैकेट में भी लिख लो, फोकस, फोकस। अब ये देखो फोकी, आपको लग रहा होगा ये कैसे आपने फोकस बता दिया। देखो ये जो इलिप्स है ना, ये इलिप्टिकल को ही इलिप्स बोलते हैं। इसको देखें तो इसको लखमीर सिंह जैसे बात करें और बुकों की बात करें, उसमें इलिप्स का मतलब लिखा है ओवल शेप्ड। आगे आते आते जाते तो इसका शेप बदलते रहते हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग चीज़ मिलेगी। देखो कुछ 11th की चीज़ है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, आपको दिक्कत ना हो। इसकी जो इलिप्स होती है, ये बात ध्यान में रखिए ना रखिए आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसकी एक इक्वेशन होती है। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होती है किसी भी इलिप्स की, हर एक उसकी इक्वेशन होती है। जैसे सर्कल की इक्वेशन को मैं लिखूं, सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन होती है, समझ गए, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। अब इस पे आ जाओ, मैंने क्या बोला, ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज इन वन फोकी फोकस। एक कोई भी इलिप्टिकल पाथ, जो इलिप्टिकल पाथ होता है, अब समझो ये इसके बीच में एक रिलेशन भी होता है। आपको पता है ये जो चपटा है इसको क्या कहते हैं, मैं बता दे रहा हूं, सुनना। ये जो चपटा है इसको हम लोग बोलते क्या है पता है आपको, इसके बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन जानो। रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये ई पता है आपको क्या है, ई है यहां पर, ई है यहां पर इसेंसिसिटी, ई यहां पर है इसेंसिसिटी। ये इसेंसिसिटी मतलब कितना चपटा, कितना चपटा, कितना चपटा है। इसेंसिसिटी का मतलब मेन यही होता है। अब देखो पता है जो इसेंसिसिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है और छोटी होती है 1 से, 1 से छोटी होती है। क्लियर, मतलब कि ग्रेटर देन 0, स्मॉलर देन 1। ये आपकी क्लास की बातें नहीं है, सिर्फ आपको ये लॉ जानना है अभी क्लास 9 तक। ये लॉ ये कहता है कि जो प्लैनेट मूव करते हैं सन के अराउंड, वो सर्कल में ना मूव कर कर किसी इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। एंड सन इज इन वन फोकी, सन किसी भी एक फोकी में होता है, सन किसी भी एक फोकी में होता है। बातें समझ में आ गई। मान लो ये सन है हमारा, ये सन है, ये सन है, ये कोई प्लेनेट है, मतलब कि ये हमारा जो निकल रहा है, यहाँ पर हमारा इलिप्टिकल है, यहाँ पर हमारा वन फोकी, यहाँ पर एक फोकी, और यहाँ पर क्या होता है, कोई भी प्लेनेट होता है, कोई भी प्लेनेट होता है। प्लेनेट किस में मूव करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में। इतना नोट कर लीजिए, मैं बोर्ड से हट जा रहा हूँ। ये देखिए ये सब चीज़ें आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें आपको नोट करने की जो ज़रूरत नहीं है, ये समझने के लिए मैंने बताई थी। इसका रिलेशन होता है, प्रूविंग सीखोगे आगे जाके। अभी नोट कर लीजिए आप इतना। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो जब आपको बात पता चल गई, क्या, जब आपको ये बात पता चल गई कि सन सर्कल में मूव नहीं करते, जब सन सर्कल में मूव नहीं करते तो उसकी डिस्टेंस भी तो सेम नहीं होगी ना हर जगह से, क्योंकि वो इलिप्स में मूव करते हैं, उसकी तो रेडियस हर वक्त बदलती रहती है।
अब सुनना, सेकेंड लॉ कुछ इसी से रिलेटेड है। सेकेंड लॉ, केप्लर्स सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ देखना, केप्लर्स सेकेंड लॉ में ये होता है, ऑल प्लैनेट डज नॉट रिवॉल्व इन कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑल प्लैनेट डज नॉट रिवॉल्व around sun, all planet does not revolve around sun in constant velocity, in constant velocity। अभी मैं बताऊंगा इसका सबका मतलब कि जो प्लैनेट होते हैं, जो प्लैनेट की स्पीड बढ़ती रहती है कम होती रहती है, किस हिसाब से बढ़ती है वो भी बताता हूं। लिखो, एक पॉइंट यहां लिखो, ये पॉइंट बोलता है कि प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन, when it is closer to the sun and moves slower when it is far। समझ में आ गई बातें? समझा देता हूं कि केप्लर्स की ये सेकंड लॉ नहीं है, अभी इसको सेकंड लॉ मत समझिएगा, ये सिर्फ एक सेकंड लॉ की क्या है, कहानी है, कहानी। ये एक सेकंड लॉ की कहानी है सिर्फ, ये एक सेकंड लॉ की कहानी है सिर्फ। क्या कहानी है समझो, ऑल प्लैनेट, जो सारे ही प्लैनेट होते हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करते हैं। अगर 5 की वेलोसिटी जा रहे हैं तो 5 की ही वेलोसिटी से नहीं मूव करते हैं, उनकी वेलोसिटी चेंज होती है। कैसे चेंज होती है यहां देखो, प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन। प्लैनेट फास्ट मूव करते हैं जब वो क्लोज होते हैं सन के, और प्लैनेट स्लो मूव करते हैं जब वो दूर होते हैं सन के। अब समझो सेकेंड लॉ, अब आ रहा है मेन सेकेंड लॉ, समझना। प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम अराउंड सन। बुक में देखोगे 3 से 4 लाइन की डिफिनीशन मिलेगी, ये डिफिनीशन को एग्जाम में लिखना, जाके कहीं नंबर नहीं कटेंगे। और प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम अराउंड सन, अराउंड सन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, और इसका मतलब कहने का है जो प्लैनेट होता है, देखो इसको डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये मान लो हम लोग बनाते हैं इस पर एक, ये बनाने का तरीका होता है एक कोई भी एलिप्टिकल पाथ। ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पर हमारा सन हो गया, यहाँ पर सन हो गया, कोई यहाँ पर प्लैनेट हो गया। अब समझो मैंने क्या बोला, इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम अराउंड सन। अब समझना, मान लो यहाँ पर ये प्लैनेट था, पहले ये प्लैनेट यहाँ पर था, इस जगह से इस जगह तक जब आएगा, इस जगह से जब इस जगह तक आएगा, तब ये कुछ टाइम पीरियड लेगा, कुछ टाइम पीरियड लेगा कि नहीं लेगा। सुनना, इतना टाइम पीरियड हो गया, अब इसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी। मानो अब एक प्लैनेट यहाँ पर है, एक प्लैनेट यहाँ पर है, वो यहाँ पर आ गया, यही प्लैनेट कुछ समय बाद यहाँ पर आ गया। अब देखो
ये यहाँ पर पी प्लैनेट यही था, फिर ये पी यही है, वही आ रहा है घूम के। अब समझना, जो इसका ये है, इतनी दूरी तय करी इसने, जो इनके अंदर का ये एरिया, ये वाला एरिया, ये वाले एरिया की बात हो रही है। और वाला कोई एरिया मत समझिएगा आप, इस वाले एरिया को मत समझिएगा आप, इसके जो अंदर रे वाला ये रे इस एरिया को समझिए, इस एरिया को सिर्फ समझिए। कहने का मतलब ये है कि जब यहां से ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है, ये यहां पर पास है इसके, तो फास्ट मूव कर रहा है, तो ज्यादा डिस्टेंस भी तय कर रहा है, क्योंकि फास्ट मूव कर रहा है। यहां पर देखो एरिया कम है, लेकिन एरिया उतना ही आएगा। अब देखो यहां पर दूरी आ गई, इसकी डिस्टेंस बढ़ गई, तो देखो इसके जो एरिया है, एरिया तो यही वाला लेना है ना, रे वाला, तो इसीलिए यहां पर तो फास्ट मूव करेगा, यहां पे कुछ टाइम लेगा। समझ गए? अब देखो इसको एक बार फिर से समझा देता हूं। इसमें मैं ये समझा रहा हूं इतनी देर से कि जो प्लैनेट शिफ्ट इक्वल एरिया, ये कौन से एरिया की बात हो रही है? देखो मैंने क्या बोला, यहां पर चीज फास्ट, जब वो चीज पास है तो फास्ट कर रही है, तो वो ज्यादा डिस्टेंस, मतलब एरिया उसका देखो, जब पास है वो सन के, तो उसका जो अंदर का एरिया बनेगा रे वाला, वो एरिया कम बनेगा। अगर ये भी उतनी डिस्टेंस पे हो जाएगा तो इसका भी एरिया भी ज्यादा बनेगा, तो इक्वल करवाना था। इसलिए जो टाइम यहां लग रहा है वही टाइम यहां भी लग रहा है, तो इसीलिए देखो यहां पर स्लो चलती हैं चीजें, इसलिए यहां पे डिस्टेंस कम कवर पाया रहा है, यहां पर दूर था सन से, इसलिए एरिया इसका इक्वल आया। बस इतनी चीजें हैं समझने वाली। अब थर्ड लॉ समझो, इतनी चीजें हैं समझने वाली, समझ गए होंगे। फिर से मैं बोलता जा रहा हूं, सुनते जाओ। ये जो प्लैनेट का कहां से आपको डिस्टेंस लेना है, देखो जैसे कि अभी फिर से समझा देता हूं यही चीज एक बार फिर से आपको, अब ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगा। देखिए ये एक मान लीजिए आपकी एलिप्टिकल पाथ बनाता हूं मैं, एक ये एलिप्टिकल पाथ, दो फोकी हो गए, इधर पे सन है, यहाँ पे एक प्लैनेट है, वो मूव कर रहा है यहाँ की तरफ, यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करा, ठीक है। इतना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, इतना d1 डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर लिया। डिस्टेंस की बात हो रही है, एरिया नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। देखिएगा यही प्लैनेट P है, ये भी प्लैनेट P है, इसका जो अंदर का एरिया है, ये वाला एरिया की बात हो रही है, ये वाले उतनी देर से एरिया की बात हो रही है। टाइम इसने T लिया, सुनना। अब मैं बोल रहा हूं यही प्लैनेट यहां पे आ गया, कुछ देर बाद यहां पर यही प्लैनेट यहां पे आ गया, जो इसने ये डिस्टेंस कवर करी, ये भी डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, d2 डिस्टेंस कवर करी। बात क्या हो रही है, एरिया की। ये जो एरिया है देखो, इसने डिस्टेंस मान लो कम कवर करी है, इसने ज्यादा कवर करी है, लेकिन जो अंदर का एरिया होगा इनका, क्लेप्टर के हिसाब से, क्लेप्टर्स लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के हिसाब से जो अंदर का एरिया होगा, वो अंदर का एरिया बिल्कुल सेम होगा। इसने यहाँ पे मान लो डिस्टेंस कम कवर करी है, डिस्टेंस ज्यादा कवर कर ली, उतने ही टाइम में। ऐसा क्यों बताओ? ऐसा इस टाइम देखो दोनों जगह सेम है, यहां पर भी टी टाइम है। ऐसा क्यों? क्योंकि पास में प्लैनेट तेज चलते हैं, बताया मैंने, दूर में प्लैनेट धीमे चलते हैं। धीमे में उसने कम डिस्टेंस कवरी, लेकिन एरिया उतना ही रहा, क्योंकि दूर था उससे। यहां पर तेज चला लेकिन पास था, इसलिए एरिया कम बना, एरिया उन दोनों का इक्वल हो गया। अब समझो थर्ड लॉ को। थर्ड लॉ बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सबसे सरल लॉ है मेरे लिए, और आपके लिए भी वो सबसे सरल लॉ होना चाहिए, क्योंकि उस लॉ में कुछ है ही नहीं। देखिएगा कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ। अब देखो इस थर्ड लॉ में बोलते हैं, क्लेप्टर भैया ने बोला कि द क्यूब ऑफ mean distance is directly proportional
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड। अब देखो ये जो मीन डिस्टेंस है, क्या मैंने बताया था कि जो इलिप्स होता है, कोई भी इलिप्स है, मान लो ये मान लो, इसको इरेज करो, सही बनाते हैं। ये मान लो कोई भी इलिप्स है, ठीक है, जो इसका मान लो यहाँ पर सन, यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर सन, ठीक है, यहाँ पर सन, जो इसकी यहाँ से डिस्टेंस प्लेनेट की, यहाँ से डिस्टेंस, 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 हर जगह से इसकी डिस्टेंस अलग ही है ना, तो इसीलिए इसमें बोला गया मीन डिस्टेंस। एवरेज लिख देता हूँ इसका अलग वर्ड, एवरेज भी लिख सकते हो आप इसकी जगह। एवरेज डिस्टेंस जो होगी इसकी कैलकुलेट करके, एवरेज डिस्टेंस जो होती है ऑर्बिटल पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। जैसे कि ये मान लो कोई भी प्लैनेट है, इसको यहाँ से चलने में कितना समय लग रहा है, यहाँ पे वापस आने में, यही होता है किसी भी प्लैनेट का ऑर्बिटल पीरियड। इसमें क्लेप्टर ने ये बताया कि इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, हम लोग इसको डिनोट करते हैं आर से, इसको डिनोट करते हैं किससे, टी से, इसको डिनोट करते हैं आर से। क्लियर। इसमें बताया गया कि जो हमारा आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, बस इतना ही बताया गया था क्लेप्टर्स के तीनों लॉ में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कन्वे कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स। और आपको बता दें कि कल हमारी लाइव क्लास है जूम मीटिंग ऐप पर, उसकी लिंक अगर चाहिए आपको तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, उसमें मैं पोस्ट कर दूंगा कल लिंक उसकी, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। कल लाइव क्लास रिवीजन क्लास होगी हमारे मोशन चैप्टर की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन क्लास होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।